हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठ्यशाला। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे से होंगे। हमने अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड दो वीडियोस में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो बच गया है टॉपिक, उससे आज हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, जो कि एलटी साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आगे सो ऑन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट। जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एटम्स में मौजूद होता है, एक्सेप्ट आपको बताना है किस में मौजूद नहीं है न्यूट्रॉन्स। तो देखिए, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है, वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, कोई भी आप एक ले लीजिए, प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन्स तो है ही नहीं, इसका मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम हो, आपको वो बताना है। तो देखो, इनमें से इकलौता केवल हाइड्रोजन ही है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 के अबाउट होता है, यानी कि 1.008। हम मान लेते हैं कि लगभग लगभग दोनों एक जैसे ही है, इसीलिए जो हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आप इसे याद भी रख सकते हैं कि केवल इकलौता एक हाइड्रोजन ही है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के जो थर्ड ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन है, आपको उसकी एनर्जी को बताना है। तो देखिए, जब भी आपको किसी चीज़ की जब भी वैल्यू बतानी होती है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए उसकी एसआई यूनिट्स पर। यहाँ पे जो एसआई यूनिट दे रखी है, यानी कि जो एनर्जी दे रखी है, वो किलोजूल पर मोल में दे रखी है। अब एनर्जी तो जूल में भी हो सकती है, अर्ग में भी हो सकती है, किसी और यूनिट में भी हो सकती है, इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि यूनिट कैसी मौजूद है और उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाइए। देखिए, जो आपकी यूनिट दे रखी है, यानी कि आंसर जो दे रखा है वो किलोजूल पर मोल में दिया है, इसलिए अगर आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे EN इज इक्वल टू -1311.8 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पर z स्क्वायर भी आएगा। और जो ये पूरा जो फॉर्मूला है एनर्जी निकालने का, वो तब अप्लाई होता है जब यूनिट आपको दे रखी हो किलोजूल पर मोल में। तो अब देखिए यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, तो z हाइड्रोजन एटम का होता है एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट का z की वैल्यू एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। n होता है ऑर्बिट, यहाँ पे हम थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं इसलिए ऑर्बिट हो जाएगा थर्ड। अब यही वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए, e यहाँ पर हमने n के लिए यानी कि थर्ड के लिए निकाल रहे हैं, -1311.8 इंटू जेड स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। कोई भी मल्टीप्लाई कर ले 1 से, वही वैल्यू रहने वाली है, कोई चेंज नहीं आएगी। और यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 9। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर जो भी निकलेगा वो हो जाएगा सी वाला। आप अपना आंसर कैलकुलेट करके मैच कर सकते हैं। आंसर आपके पास आएगा -145.7 किलोजूल पर मोल। थर्ड क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल इज। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं पीरियडिक टेबल में, वो कौन कौन से ब्लॉक से रिलेट करते हैं। तो देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होता है वो S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है, यानी कि S और P दोनों मिलकर के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को बनाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का जियोलॉजिस्ट का पेपर था, उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच वैल्यू ऑफ L द नंबर ऑफ M वैल्यूज़ आर। L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर और M का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो L होती है उसकी प्रत्येक वैल्यू के लिए M की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पता चलती है। जैसे L की वैल्यू हमने S ऑर्बिटल के लिए 0 कंसिडर्ड किया, तो देखिए M की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, तो M की वैल्यू होती है -L से लेकर के +L तक। यदि यहाँ पर L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो M की कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं टोटल 1, यानी कि ये 0 नंबर 1 वैल्यू को दिखा रहा है। अब देखिए L की वैल्यू कितनी हो गई है, वो हो गई है 1 p ऑर्बिटल के लिए।
और अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो m की कितनी वैल्यू हो सकती है, होती है -1, 0 और +1, क्योंकि आपको 1 दे रखा है और -l से +l तक चलना है, तो -1 से +1 के बीच में आपके पास m की कितनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 3 वैल्यूज़। देखिए कौन कौन सी, 1, 2 और 3। तो इस तरीके से एम्स की वैल्यू निकलती है। अब आपको इस क्वेश्चन से ये बताना है कि वो कौन सा फॉर्मूला है, तो आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो। वो फॉर्मूला है 2l+1। आप यहाँ पर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में l की वैल्यू को पुट करके एम की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको l की वैल्यू यहाँ पर 0 डालनी है s के लिए, तो 2 को 0 से इंटू करने पर और +1 करने पर आपका आंसर 1 आएगा, जो कि m की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से आप 1, 2, 3 वैल्यू पुट करके टोटल नंबर ऑफ m की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। जो फॉस्फोरस एटम में लास्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, आपको बताना है इन 4 में से कौन सा रूल को वो शो करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया है। अब वो जो क्वेश्चन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं वो ये रहा 3p3। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए p की बात चल रही है 3p की, तो देखिए p में होते हैं टोटल 3 ऑर्बिटल्स और 3 ऑर्बिटल्स में ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस प्रकार से दिखा दिए हैं। अब पूछा जा रहा है कि ये जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो चाहे तो इस पहले वाले ऑर्बिटल में भी तो फिलिंग कर सकते थे, वो अलग अलग जाके क्यों भरे। तो एक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जो ऑर्बिटल होते हैं, चाहे वो s हो, p हो, d हो या f हो, उनके जो जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो इक्वल एनर्जी के होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स में डबल पेयरिंग यानी कि जो पेयरिंग है वो तब तक पार्टिसिपेशन नहीं करेगी जब तक कि उन इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर ना फिल हो जाएं। तो ये वाला जो रूल था वो किसने बताया था, वो बताया था हुंड ने। तो हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग ये जो p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स बने हुए हैं इनकी एनर्जी जो होती है इक्वल होती है, इसीलिए एक एक करके पहले इक्वल एनर्जी वाले सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी और तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती है जब तक कि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो, या कह सकते हो हाफ फिलिंग ना हो, क्योंकि जो हाफ फिलिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ कन्फिग्रेशन वाले होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, हुंड के रूल में पढ़ते हैं। तो हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये किसका रूल है जिसने ये कहा था कि चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों की चारों वैल्यू अलग होगी, मतलब कोई एक क्वांटम नंबर भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये कहा था पॉली ने। पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंट बी द वैल्यूज़ ऑफ। आपको जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दिख रही है ना नीचे, आपको बताना है कौन सी इनवैलिड वैल्यू है जो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सकती है। तो देखिए n की वैल्यू, n से पहले m की वैल्यू को चेक कर लेते थे, क्योंकि m की सारी वैल्यूज़ वैलिड हैं तो m में से यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। तो आप सिर्फ n और l को देखिए, तो देखिए क्या होता है कि जो भी n की वैल्यूज़ होगी और जो भी l की वैल्यूज़ होगी वो कभी भी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है, अगर सपोज़ करो n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, 4 कभी भी नहीं होगी। तो आप देख लीजिए जहाँ पर n और l की वैल्यू जो सेम है, ये देखिए C वाला मिल गया है, तो ये इनवैलिड है, यानी कि C इस 7th वाले का आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी भी n की वैल्यू और l की वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 फॉर्म। Fe+2 फॉर्म में आपको d इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, वो भी जो अनपेयर्ड हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ट्रिकी वे में कर सकते हो इसे याद। तो देखिए जो आयरन होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 26, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स की इतनी पहचान तो होनी चाहिए कि जो एलिमेंट्स है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अगर आपको ये पता है कि एलिमेंट्स S ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है या D
डी ब्लॉक का है तो आप उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो कन्फिग्रेशन बिल्कुल ट्रिकी वे में याद करके। अब देखिए जो आयरन है वो डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का भी कौन सा वाला है, 3D सीरीज़ का है। तो 3D सीरीज़ में तो एक ट्रिक लगता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 3D एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसा कीजिए। तो सबसे पहले 3D सीरीज़ स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 21 से, और इसमें होते कितने एलिमेंट्स है कुल मिला करके, लास्ट तक होता है 30 तक। तो अब देखिए इनको कैसे निकाला जाएगा। देखिए 3D वाले हैं ना, तो पहले 3D लिख लीजिए और फिर बाद में 4S लिखना है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वे में लिखते हैं, पहले 3 वाला फिर 4 वाला। भले ही 4S में फिलिंग पहले हो जाती है, लेकिन आप लिखते 3D और 4S है। अब देखिए पहला होता है स्कैंडियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो इसको आप जस्ट उल्टा करके लिखिए। देखिए डी के आगे लिख देना है 1 और 4S पे लिख देना है 2, बिल्कुल उल्टा करके। तो आप ये इजीली वे में याद कर सकते हो। फिर है 3D, 22 का लिखना है तो यहाँ पे आप इजी वे में कर सकते हो 2 2। फिर तीसरे वाले का लिखना है, इस प्रकार से आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि 24 वाले का और 29 वाले का इस वे में ना भरिएगा, क्योंकि 24 है क्रोमियम, 29 है कॉपर। ये दोनों ही बिल्कुल अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले होते हैं। जो अब ये लिखा है Fe के नीचे लिख दिया मैंने 26, और ट्रिक वे में आपको बताया पहले 3D और 4S लिख दीजिए, क्योंकि आयरन है 3D सीरीज़ का। और अब इस वाले नंबर को जस्ट रिवर्स करके लिख दीजिए 6 और 2, बात ख़त्म। अब वो आपसे Fe+2 का पूछ रहा है। Fe2+ का मतलब है इस बंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन की मतलब बाहर जो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन से, वो सबसे पहले 4S वाले में से निकल जाएंगे। तो 4S वाले को हम छोड़ देते हैं, बचा आपके पास 3D6। अब 3D6 की फिलिंग करिए। डी पर होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे, पहले 1 2 3 4 5 और फिर छठवें वाला पेयरिंग करने लग जाएगा। आपसे पूछा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपके पास दिख रहे हैं 4 हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो क्वांटम थ्योरी का यूज़ था, क्वांटम थ्योरी मतलब लाइट का यूज़ जो था, क्वांटम मीन्स लाइट वेव। तो लाइट का जब इस्तेमाल या लाइट की जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स या पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जब हमने इस्तेमाल एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया, तो इस तरह की थ्योरी, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे सामने कौन लेकर के आया है, तो वो लेके आया है नील्स बोर। तो नील्स बोर ने ही पहली बार क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया था एटम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विच ऑफ द ऑर्बिटल डजेंट मेक सेंस। आपको बताना है कौन सा ऑर्बिटल कोई सेंस नहीं बनाता है। तो बताओ कौन सा इनमें से एक इनवैलिड सा है। देखिए 6s भी पॉसिबल है, 3p भी पॉसिबल है, 2d पॉसिबल नहीं है, क्योंकि d तो 3 से स्टार्ट होता है, इसीलिए जो 2D वाला हो जाएगा वो इनवैलिड ऑर्बिटल का नेम हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।